हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एट माय चैनल बायो एट ज़ेनिथ। एंड जैसे कि आप लोगों ने कल मैंने एक डेमो क्लास अपलोड की थी बैक्टीरिया की। उसमें हमने आधा सिलेबस जो है बैक्टीरिया का वो कवर किया था। और आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स आए हैं मुझे हर तरीके से पर्सनली कि मैम अच्छा लगा है, तो उनके लिए धन्यवाद। और आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी। अगर आप लोगों को मेरा जो कंटेंट है वो 1% भी अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है या आप लोगों के लिए रेलिवेंट लग रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए कि आपको क्या अच्छा लग रहा है या क्या बेटर हम कर सकते हैं। इससे और कुछ नहीं, इससे और आगे बेटर करने का मोटिवेशन मिलता है। अगर आप में से कोई भी या कोई भी किसी चीज़ पे मेहनत करता है और उसको थोड़ा आउटकम मिले इस तरीके से कि उसे पता चले कि हाँ उसने क्या अच्छा किया है क्या नहीं अच्छा किया है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को। ये मुझे मोटिवेशन देगा और आगे आप लोगों के लिए कुछ बेटर करने के लिए मुझे इंस्पायर भी करता है। एनीवेज़, अब आगे शुरू करते हैं। कल मैंने एक छोटी सी और वीडियो थी जिसमें मैंने एपिसोम पे लास्ट किया था। आप लोगों को बता रही थी मैं तब प्लाज्मिड और एपिसोम के बारे में। आज है एक उससे आगे। अगर आपको कल स्ट्रक्चर याद हो बैक्टीरिया के सेल की, तो मैंने उसमें मीज़ोसोम जो है एक बताया था। तो मीज़ोसोम क्या होता है? मीज़ोसोम इस तरीके से एक्सटेंशन निकाला है मैंने, अगर आपको याद हो। इस तरीके से सेल थी, सेल वॉल के अंदर ये इस तरीके की कुछ स्ट्रक्चर थी जिसको हमने बोला था मीज़ोसोम। अब इस मीज़ोसोम की कहानी इतने पे ही ख़त्म नहीं होती है। इस मीज़ोसोम को एक चीज़ और कहा जाता है जिसे आप कहते हैं कॉन्ड्रॉइड। कॉन्ड्रॉइड भी इसको कहा जाता है। ये देखिए, ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, वो एक कॉइल या इनवेजिनेशन बनाती है जिसे हम मीज़ोसोम या फिर कॉन्ड्रॉइड कहते हैं। ये किन के अंदर ज़्यादा होता है? इट इज़ मोर प्रोमिनेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर ज़्यादा मिलता है। और इसके मीज़ोसोम्स के अंदर इसके 3 फंक्शंस हैं। इसके 3 ही पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन इसमें से किस तरीके से आ सकता है? आपको ये तीनों के तीनों पॉइंट्स दे देगा या और अलग पॉइंट दे देगा और उसमें से पूछेगा इसमें से क्या मीज़ोसोम का फंक्शन नहीं है। तो मीज़ोसोम्स में रेस्पिरेटरी एंजाइम्स मिलते हैं जो कि उसकी रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। और अगर आपको याद हो, सेल का रेस्पिरेशन भी किसके अंदर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो इसीलिए जो मीज़ोसोम है ये एनालॉगस, एनालॉगस का मतलब होता है सेम फंक्शन रखने वाला। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के एनालॉगस होता है। तो 2 फंक्शंस तो ये हो गए इसके। तीसरा है कि ये हेल्प करता है सेल वॉल के बनाने में भी और डीएनए रेप्लिकेशन में भी। आप अगर ये 3-4 पॉइंट्स आपके माइंड में है तो आप इसका ऑड वन आउट वाला जो क्वेश्चन है उसे आराम से सिलेक्ट कर सकते हैं। 4 फंक्शंस हैं सिर्फ। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हैं इसके अंदर, इसलिए रेस्पिरेशन में काम करता है, सेल वॉल का सिंथेसिस करता है और डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प करता है। कल हमने प्लाज्मिड पढ़ा था थोड़ा सा। इसके अलावा प्लाज्मिड में क्या है? सबसे पहले तो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल बॉडी माना जाता है, क्योंकि क्रोमोसोमल तो नहीं होता इसलिए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल बॉडी माना जाता है। ऑटोनोमस होता है और ये क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। अब बैक्टीरिया के अंदर या ओवरऑल 3 तरीके के प्लाज्मिड हैं। There are 3 types of plasmid. Number 1 is F plasmid. F stand for fertility. ये मैंने कल आपको डिटेल में बताया था कि F प्लस क्या होता है, F माइनस क्या होता है। ये आपको सारा का सारा मैंने लास्ट डेमो क्लास में बताया हुआ है, F प्लस और F माइनस क्या होता है। दूसरा है आर प्लाज्मिड। आर इज़ फॉर रेजिस्टेंस प्लाज्मिड। ये आपका रेजिस्टेंस के लिए, जो बैक्टीरिया में ड्रग के लिए रेजिस्टेंट होती है वो इसी प्लाज्मिड की वजह से होती है। तीसरा एंड इम्पॉर्टेंट प्लाज्मिड है कोल प्लाज्मिड। इसको आप कहते हैं कोलिसिनोजेनिक प्लाज्मिड। ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कोल प्लाज्मिड? ये एक सब्सटेंस बनाता है जो कि टॉक्सिक होता है जिसे कॉलिसिन कहते हैं। और ये इसके जो अराउंड और अदर माइक्रोब्स होते हैं ना,
उनको किल करता है, या दूसरे बैक्टीरिया को भी ये किल करने में हेल्प करता है। तो वन बैक्टीरिया किल्स द अदर बैक्टीरिया बाय द हेल्प ऑफ विच प्लाज्मिड? द आंसर इज कोल प्लाज्मिड। नेक्स्ट प्लाज्मिड इज TI प्लाज्मिड। दिस इज ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ये तो आपने बहुत सुना होगा, NCERT में बहुत लिखा हुआ है और इम्पॉर्टेंट भी है कि TI प्लाज्मिड जो है ये कहाँ से किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है सबसे पहले तो, या किससे लिया जाता है? दैट इज़ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। ये आपका बैक्टीरिया का नाम है जिससे इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और ये फिर दूसरा क्वेश्चन आता है, ये बैक्टीरिया कौन सी डिजीज़ कॉज करता है? तो क्राउन गॉल डिजीज़ करता है ये होस्ट प्लांट के अंदर। अब जैसे कि आपको पता ही है TI प्लाज्मिड बहुत पुराना भी हो गया है, तो अब अगर एग्जामिनर थोड़ा और बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, RI प्लाज्मिड के बारे में आपसे पूछ सकता है। RI प्लाज्मिड भी ये जैसे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ये एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स के साथ आपका एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इतनी बात क्लियर है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका इनके बैक्टीरिया के बारे में ही कुछ पॉइंट्स, राइबोसोम्स के बारे में। अब ये चीज़ तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 70S 80S जो भी बायो पढ़ता है उसे पता ही है 70S और 80S क्या होता है। तो जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया आपको पता ही है क्या है, प्रोकैरियोट है, और प्रोकैरियोट के अंदर कौन से टाइप के राइबोसोम्स मिलते हैं? 70S राइबोसोम मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बट अब यहाँ पे बात ख़त्म नहीं हो जाती है, इतना करके आप सिलेक्शन नहीं ले सकते, इससे आगे पढ़ना पड़ेगा। ये 70S आपका 2 यूनिट से मिलके बनता है, एक होती है 30S, एक होती है आपकी 50S। ठीक है, इस 50S में भी 2 यूनिट्स होती हैं, एक होती है 5S, एक होती है 23S। तो टोटल अगर मैं देखूँ 70S कितनी यूनिट से मिलकर बन गया? अगर मैं इनको जोड़ूँ, एक 5S, एक 23S और एक 30S, जिसमें से आपका ये दोनों किसकी यूनिट है? ये 50S की है और ये तो आपका 30S है ही। इतना आई थिंक क्लियर है। इसके बाद एक लेवल और अगर बढ़ा जाए तो ये 30S जो है ये कितने प्रोटीन या कितने अमीनो एसिड से मिलके बनता है, इसमें कितने टाइप के प्रोटीन्स होते हैं? तो देयर आर 21 प्रोटीन चेन्स आर फाउंड। इसमें 21 प्रोटीन्स की चेन मिलती है और 50S के अंदर आपका 31 प्रोटीन्स की चेन मिलती है। इससे ऊपर आई होप नहीं जाया जा सकता है। अगर आप इतना कर लें तो 30S में 21 प्रोटीन और 50S के अंदर आपके 31 प्रोटीन की जो है चेन मिलती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉफ्स, हेटरोट्रॉफ्स ये तो बताने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, ये तो 7th क्लास से हम पढ़ते आते हैं ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफ्स क्या होते हैं, और कोई भी बता सकता है कि बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक है या हेटरोट्रॉफिक। इसमें कुछ डिस्कस करने की मुझे ज़रूरत नहीं लगती। डेफिनेटली बैक्टीरिया के अंदर न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉफिक होगा। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, एक है सेप्रोट्रॉफिक, एक है पैरासिटिक। सेप्रोट्रॉफ आई होप आप लोगों को पता ही होगा, वो ऑर्गेनिज़म या वो चीज़ जो कि डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पे फीड करती है या उस पे जीवित रहती है, उसको खाती है, उन्हें हम सेप्रोट्रॉफ्स कहते हैं, और ऐसे न्यूट्रिशन को हम सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब लिखा हुआ है, ये आपके 4 टाइप्स के यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहला, इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक ऑब्लिगेट और एक फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट तो समझ आ जाता है बच्चों को ईजिली, दिक्कत आती है इस फैकल्टेटिव में। इसको मैंने कैसे याद किया था वो भी मैं बताऊंगी, पहले इसमें देख लेते हैं। सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया मैंने आपको बता दिया है क्या होगा। तो ऑब्लिगेट सेप्रोट्रॉफ में आपके 2 एग्जाम्पल हैं। ऑब्लिगेट सेप्रोट्रॉफ मतलब कम्प्लीटली सेप्रोट्रॉफ, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक मटेरियल पे फीड करते हैं। बैसिलस वल्गैरिस, क्लॉस्ट्रिडियम बोट्युलिज्म, ये दोनों आपके ऑब्लिगेट सेप्रोट्रॉफ हैं। फैकल्टेटिव पैरासाइट, फैकल्टेटिव को आप याद रखें, इतनी इंग्लिश याद करने की ज़रूरत नहीं है। फैकल्टेटिव को मैंने याद रखा था टाइम पास।
टाइम पास पैरासाइट। आप टाइम पास पैरासाइट यानी कि इसके साथ जो भी वर्ड लिखा होगा वो इसको टाइम पास के लिए करता है। यानी कि हम टाइम पास कब करते हैं, जब हमारे पास कोई मेन चीज़ नहीं बचती तब हम टाइम पास की तरफ चल देते हैं। जब हमारे एग्ज़ाम आते हैं जो हमारे लिए मेन चीज़ है, तो हम जो हमारी टाइम पास वाली चीज़ें उन्हें साइड रख देते हैं, और जब टाइम हमारे पास बहुत होता है तब हम टाइम पास करने लग जाते हैं। तो फैकल्टेटिव पैरासाइट्स आपके वो हैं जो टाइम पास के लिए जो है पैरासाइट मोड पे जाते हैं, बट जनरली वो क्या होता है, नॉर्मली ऑपोजिट होते हैं, सेप्रोट्रॉफ होते हैं। बात समझ आई? तो दे आर नॉर्मली सेप्रोफाइट, बट इन द एब्सेंस ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर ये पैरासाइट बन जाते हैं। एग्जाम्पल है सूडोमोनास और स्टेफाइलोकोकस। आई होप फैकल्टेटिव वाला पोर्शन आपको समझ आ गया होगा। जो भी उसके साथ लगा है वर्ड वो उसको टाइम पास के लिए कर रहा है, यानी कि मेन चीज़ क्या है उसकी दूसरी है। ऑब्लिगेट पैरासाइट माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, ये लेप्रोसी कॉज करता है। अब फैकल्टेटिव सेप्रोट्रॉफिक यानी कि टाइम पास के लिए सेप्रोट्रॉफिक है तो भाई वो पैरासाइट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसम। ये आपके 4 हैं, इससे ऊपर कुछ नहीं जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका टॉपिक, इसके अलावा 2-3 पॉइंट्स और हैं। ये बड़ा सवाल आता है भाई, वैसे तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर भी आएगा। ये देखिए मैंने टॉप पे लिखा हुआ है, ये जब मुझे इतना दिखा बहुत जगह क्वेश्चन, तो फिर मैंने इसको अपने नोट्स में ही लिख लिया था कि भाई इसे तो मैं छोड़ना अफोर्ड कर नहीं सकती। फिर मैंने इसके आगे भी इसके कुछ इन्फॉर्मेशन लिख दी थी। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर होता है। अमोनिया से नाइट्रस ऑक्साइड बनाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया यूज़ होता है, दैट इज़ नाइट्रोसोमोनास या फिर नाइट्रोकोकस। और नाइट्रस ऑक्साइड से नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने में यूज़ होता है नाइट्रोबैक्टर, ये वाला। इसके अलावा एक पॉइंट और आगे, ये बैक्टीरिया जो नाइट्रिफिकेशन के लिए यूज़ होता है इनकी कौन सी फॉर्म होती है। कल आपको फॉर्म का पूरा बताया है मैंने, A to Z बताया है, तो बेसिलस फॉर्म में होते हैं ये, वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिलस फॉर्म में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के जो बैक्टीरिया होते हैं वो किस फॉर्म में मिलते हैं, तो बेसिलस फॉर्म में मिलते हैं। अच्छा, आयरन बैक्टीरिया, मतलब इनके न्यूट्रिशन के बेसिस पे ही है। एक आयरन बैक्टीरिया का नाम, एक है फेरोबैसिलस, ये तो बच्चा भी पकड़ लेगा, फेरो लिखा हुआ है इसका मतलब आपका क्या है, आयरन है। आपको याद रखना है थियोबैसिलस। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया आएगा। ग्रीन सल्फर, ग्रीन आ रहा है तो क्लोरो तो आ ही जाएगा, क्लोरोबियम याद रख लोगे, बट ये आपको याद रखना है थियोथ्रिक्स, एक आपका क्या है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया क्रोमेटियम, ये इम्पॉर्टेंट है। नॉन सल्फर बैक्टीरिया का नाम बताइए, दैट इज़ रोडोस्पाइरुलम। ये एक नॉन सल्फर बैक्टीरिया है जिसका नाम है रोडोस्पाइरुलम। और एक ये मैंने और लिखा हुआ है रोडोसूडोमोनास, रोडोसूडोमोनास। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका पैरासेक्सुअलिटी इन बैक्टीरिया। पैरासेक्सुअलिटी इन बैक्टीरिया, इसके अंदर 3 चीज़ें पढ़ेंगे हम। सबसे पहली चीज़ हम पढ़ेंगे कॉन्जुगेशन, दूसरी चीज़ हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, और तीसरी चीज़ हम पढ़ेंगे ट्रांसडक्शन। है बहुत बड़ी बड़ी ये चीज़ें, पर इसमें से आते कुछ 2-3 पॉइंट्स ही हैं, बट बिना अच्छे से थ्योरी को समझे उन पॉइंट्स को फिर रटा ही जाएगा। ये देखिए, कॉन्जुगेशन जो है आपका, ये डिस्कवर किया था लेडरबर्ग और टेटम ने। लेडरबर्ग और टेटम ने किया था, किसके अंदर किया था, ई कोलाई के अंदर किया था। कब किया था, 1946 के अंदर किया था। अगर आपको कल की क्लास याद है जिसमें मैंने एफ़ फैक्टर के बारे में बताया था, एफ़ प्लस और एफ़ माइनस के बारे में बताया था, ये उसी की तरह होता है। इसमें एक एफ़ प्लस होता है, एक एफ़ माइनस होता है। उसमें से जो भी इनका जेनेटिक मटेरियल होता है ये वाया और ट्यूब जो है ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो सब ये चीज़ तो किसने किया था, कब किया था, ये तो हर बुक में मिल जाती है। इसमें एक जो
इन दोनों से कॉन्जुगेशन को अलग बनाता है वो ये है कि इस पैरासेक्सुअलिटी मोड के अंदर, कॉन्जुगेशन के अंदर, सिर्फ यही एक लौता है जिसमें कांटेक्ट रिक्वायर्ड, मतलब इसके अंदर जो कांटेक्ट है दोनों सेल्स के बीच में वो ज़रूरी होता है। ट्रांसफॉर्मेशन में ज़रूरी नहीं होता, ट्रांसडक्शन में ज़रूरी नहीं होता, कॉन्जुगेशन के अंदर कांटेक्ट इज़ रिक्वायर्ड। सिर्फ यही एक इसके अंदर और चीज़ों से अलग बनाता है इसको। दूसरी चीज़ है आपका ट्रांसफॉर्मेशन। ये तो हम बड़ा सुनता आता है ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें किसने किया था? ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है ये। किस पे किया था इन्होंने? डिप्लोकोकस न्यूमोनी कह लो या न्यूमोकोकस न्यूमोनी कह लो। क्या किया था इन्होंने? बहुत पढ़ा होगा 12 के एनसीईआरटी में, भर भर के लिखा हुआ है ये। ग्रिफिथ का पूरा एक्सपेरिमेंट। एक क्या लिया था? एक एस स्ट्रेन लिया था और एक क्या लिया था? आर स्ट्रेन लिया था। दोनों के दोनों ये बैक्टीरिया के स्ट्रेन थे। एस वाला स्ट्रेन क्या था? वायरुलेंट था, यानी कि डिज़ीज़ कॉज करता था। आर वाला स्ट्रेन क्या था? नॉन वायरुलेंट था, यानी कि डिज़ीज़ कॉज नहीं करता था। सबसे पहले एक चूहा लिया, उसके अंदर इस एस स्ट्रेन को इंजेक्ट कर दिया। एम से माइस है, यहाँ पे पूरा ही लिख देती हूँ। एम से माइस, तो क्या होगा? वायरुलेंट है, डेफिनेटली मर जाएगा चूहा। ओके, आई होप इतना क्लियर है। इसके बाद आर स्ट्रेन लिया, फिर से बेचारा चूहा लिया, उसके अंदर इंजेक्ट किया, वो क्या रहेगा? ज़िंदा रहेगा। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत होने वाली बात है नहीं। अब इन्होंने क्या किया, ग्रिफिथ जी ने, अब इन्होंने जो एस स्ट्रेन था उसको हीट किल कर दिया। ठीक है, हीट किल, एच के मतलब हीट किल। ठीक है, और फिर इन्होंने उसको माइस के अंदर डाला, तो अब वो मर चुका है, मतलब जो हमारा एस स्ट्रेन है उसे हीट किल किया हुआ है, तो हमारा माइस क्या रहेगा? ज़िंदा रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इन्होंने क्या किया? इन्होंने एस स्ट्रेन लिया जो कि हीट किल्ड था, प्लस आर स्ट्रेन लिया जो कि क्या था? वो तो प्रॉपर अपना इंटैक्ट था, और उसको माइस के अंदर इंजेक्ट किया। तो क्या देखते हैं कि माइस डेड हो जाता है, मर जाता है। तो कुछ तो ऐसी चीज़ हुई ना जिसने इस हीट किल्ड वाले का जो मटेरियल था वो ट्रांसफ़र हुआ है किसी लाइव उसके अंदर, जिसने उस माइस को डेड कर दिया है। इसी पे ही ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था ट्रांसफॉर्मेशन का, और इसी को इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन कहा था कि द फिनोमेना ऑफ ट्रांसफरिंग कैरेक्टर एक स्ट्रेन से दूसरे स्ट्रेन के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। और इसी को ही रिपीट किया था एवरी, मैकलोड और मैकार्टी ने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को, और इसके अंदर कोई कांटेक्ट रिक्वायर नहीं होता, ना ही ट्रांसडक्शन के अंदर कोई कांटेक्ट रिक्वायर होता है। आई होप आपको ये आराम से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट और लास्ट चीज़ है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन क्या होता है? ट्रांसडक्शन की सबसे पहले तो डिस्कवरी किसने की थी? इन तीनों के ना, एक तो ये किसके किन साइंटिस्ट ने किए थे, एक तो ये इम्पॉर्टेंट होता है। दूसरा किस में किए थे? जैसे कॉन्जुगेशन इकोलाई में हुआ था, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन किसके अंदर हुआ? न्यूमोकोकस के अंदर हुआ है या डिप्लोकोकस के अंदर हुआ है। और ट्रांसडक्शन जैसे साल्मोनेला बैक्टीरिया के अंदर हुआ है। ये चीज़ और किस साइंटिस्ट ने किया है और उनका मैकेनिज़्म कैसे किया था, मतलब याद रखने के लिए। जैसे इसमें से क्वेश्चन आया हुआ था, ये ट्रांसफॉर्मेशन वाले में से शायद दिल्ली के पेपर में आया था या पता नहीं कहाँ, मुझे याद नहीं है क्लियरली, बट ये क्वेश्चन आया हुआ था कि इनमें से कौन से वाला वायरुलेंट स्ट्रेन था, एस वाला था कि आर वाला था। तो इस तरीके से और इक्वेशंस बना के दी हुई थी कि इस कंडीशन में माउस ज़िंदा रहेगा या मर जाएगा। तो वो अगर आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है आप तभी कर पाओगे। ऐसे रट के चले जाओगे एस प्लस आर प्लस माइस इज़ इक्वल टू डेड, नहीं होने वाला, किसी से नहीं होने वाला है। तो ट्रांसडक्शन जो है ये आपका जिंडर और लेडरबर्ग ने साल्मोनेला बैक्टीरिया पे किया था, और इसमें जो है इन्होंने यूज़ किया था बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज क्या होता है? वो वायरस जो इन्फेक्ट कर दे किसी बैक्टीरिया को, और उस प्रोसेस को इन्होंने क्या कहा था? ट्रांसडक्शन कहा था। इसमें से इतना ही।
अब इसमें जो हैं कुछ आपके डिजीज़ेस बचती हैं, उनके मैं आपको पीडीएफ डाल दूँगी ग्रुप पे। हाँ जी, ये इसके अलावा अब इसमें से कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एग्ज़ाम के लिए, मतलब मिसलेनियस टाइप जो कि आए हुए हैं, लाइक सुपर बग क्या होता है। सुपर बग होते हैं आपके, सुपर बग क्या होते हैं, सबसे पहले सुपर बग बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपने देखा होगा, जो बड़े बड़े शिप्स चलते हैं और टैंक चलते हैं ओशंस के अंदर, समुद्रों के अंदर, तो उनमें से ऑयल स्पिल हो जाता है, ऑयल निकल जाता है, तो उनको नेचुरल तरीके से उस ऑयल को बायोडिग्रेड करने के लिए इन बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है, जिन्हें सुपर बग कहते हैं। और सुपर बग में एक नाम सूडोमोनास प्यूटिडा, सूडोमोनास प्यूटिडा, इसको आनंद मोहन दास ने डिस्कवर किया था। इन्हें सुपर बग कहा जाता है, ये लिखा हुआ है मैंने। सूडोमोनास प्यूटिडा जो कि डेवलप किया था डॉक्टर आनंद मोहन ने, ये बायोडिग्रेड करता है स्प्लिट ऑयल को। दिस इज सुपर बग। इसके बाद प्योरिटी ऑफ गंगा वाटर, गंगा में जो पॉल्यूशन है उसको क्लियर करने के लिए हम एक वायरस का यूज़ करते हैं जिसका नाम है बडेलो विब्रियो बैक्टीरियो वायरस। ये जो है, जो पॉल्यूशन कॉज करते हैं दूसरे बैक्टीरिया, उनको किल करता है। तो ऐसे क्वेश्चन आता है कि गंगा वाटर की प्योरिटी के लिए आप कौन सा बैक्टीरिया यूज़ करते हैं, तो बडेलो विब्रियो बैक्टीरियो वायरस, या वो बैक्टीरिया जो दूसरे बैक्टीरिया को खाता है, तो बडेलो विब्रियो वायरस। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर किसी पानी में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है तो वहाँ पे कौन सा वाला बैक्टीरिया मिलेगा। तो अगर किसी पानी में इकोलाई की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब वो पानी जो है आपका पोल्यूटेड है। और इकोलाई एंड एग्रोबैक्टीरियम, ये दोनों के दोनों ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं। ओके, नेक्स्ट है एक प्रोसेस होती है लायोफियलाइजेशन। लायोफियलाइजेशन प्रोसेस क्या होती है, बैक्टीरिया को स्टोर करके रखना एक लो टेम्परेचर पे बैक्टीरिया को स्टोर करके रखना। नेक्स्ट एक छोटा सा पॉइंट है, रिकेटेशिया क्या होता है। रिकेटेशिया है, ये भी एक बैक्टीरिया की क्लास ही है जो कि ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं और इनको रिकेट्स ने डिस्कवर किया था, इसीलिए इसको रिकेटेशिया कहा जाता है। ये नॉन मोटाइल होते हैं और ग्राम नेगेटिव होते हैं। कैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रिकेटेशिया क्या होते हैं, तो बैक्टीरिया की एक क्लास है तो क्या होते हैं रिकेटेशिया, ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव, तो ग्राम नेगेटिव होते हैं। मोटाइल हैं, नॉन मोटाइल हैं, इस तरीके से ये पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट है ये एक्टिनोमाइसिटीज़। अभी तो ये आपको इजी लगेगा समझने में, बट जब आगे आगे आप फंजाई पढ़ेंगे ना, फंजाई में ये माइसिटीज़ वर्ड यूज़ किया जाता है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनाता है। एक्टिनोमाइसिटीज़, माइसिटीज़ बच्चे क्या, सबको ही होता ही हर जगह, ये जो है उसके लिए फंजाई के लिए यूज़ होता है। पर यहाँ पे ऐसा बैक्टीरिया के अंदर वो चीज़ यूज़ होना, तो ऐसी चीज़ें खुद ब खुद ही जो है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाती है। तो व्हाट इज़ एक्टिनोमाइसिटीज़, 3 ऑप्शंस रखेगा फंजाई के, एक रखेगा बैक्टीरिया का। तो जो फिलामेंटस बैक्टीरिया होते हैं उन्हें एक्टिनोमाइसिटीज़ कहते हैं। भूलना सख्त मना है, फ्रैंकियस का एग्जाम्पल है। इसके बाद कौन से बैक्टीरिया से कौन सी एंटीबायोटिक निकाली जाती है, ये सब चीज़ें मैं आपका ग्रुप पे डाल दूँगी। आज ये चैप्टर मेरी तरफ से ख़त्म हो गया है। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोग पढ़ने पे ही आपको याद होंगे, जैसे कि ये हैं ये कुछ डिज़ीज़ लिखी हुई हैं, इन्हें मैं बताऊँ या आप लोग याद करें, सेम ही चीज़ है। तो आज ये चैप्टर ख़त्म है और अब मैं जल्दी ही जो है आपका वायरस टॉपिक की वीडियो डालूँगी, और इसको इन 2 टॉपिक्स को ख़त्म करके फिर हम लोग इनका एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे जिसमें मैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, अलग अलग एग्ज़ाम से आए क्वेश्चंस होंगे। अगर आप उन्हें कर पा रहे हैं और आप अपनी तैयारी का पता लगा पाएंगे कि आपने जो पढ़ा वो आपके लिए कितना रेलिवेंट है और कितना रेलिवेंट नहीं है। थैंक यू वेरी मच, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी, क्या आपको अच्छा लगा। थैंक यू।